जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। और आप सभी को अच्छे से पता है होमवर्क सीरीज में क्या क्या चीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है आप सभी के बीच में लाने जा रहे हैं। जो भी होमवर्क दिया गया था वहाँ से आप सभी को पता है होमवर्क में कौन सा बुक चला जा रहा है। होमवर्क जो बुक चला जा रहा है आप सभी लुसेंट हो जाएगा, एनसीईआरटी का सार संग्रह चला जा रहा है जो कि महेश बनवाल का है। उसके बाद साइंस में आपको दृष्टि का क्विक बुक चला जा रहा है और एक एसपीटी का सामान्य ज्ञान चला जा रहा है और एसपीटी का एक करंट अफेयर का बुक चला जा रहा है। इन सभी बुक को इस तरह से सेट किया गया ताकि आप जो भी आगे में एग्जाम आने वाली सभी को सिलेबस को देखते हुए इस सभी बुक को एक सीरीज नए सीरीज से स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्लास करंट अफेयर डेली के करंट अफेयर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप सभी लोग क्लास में बने रहिएगा, अच्छा सुनिएगा और जब अच्छे से सुनिएगा तभी जाकर आप लोग को क्वेश्चन याद होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे आज। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जुनासगढ़ एस्टोरे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये बताइएगा। नॉर्वे का चुना गया। ठीक है, बताइए नॉर्वे का जो है ना राजधानी कहाँ पड़ता है? ओस्लो होता है। ओस्लो। बताइए नॉर्वे में जो कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? नॉर्वे में ही दिया जाता है। नॉर्वे में दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आभास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया? ये सिक्किम में किया। ठीक है, सिक्किम में किया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये कांडला गुजरात में इसका आरंभ किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये बताइएगा। ठीक है, अबू धाबी में हुआ। और अबू धाबी कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। यूएई। ठीक है, सही जवाब यूएई में पड़ता है और यूएई का क्या है? राजधानी है अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किस देश में स्थित कल्चू वास्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये रूस में हुआ। रूस में हो चुका है। ठीक है, रूस का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी को बताना है, हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब कौन जीत लिया? ये जीत चुका है कौन? लैरी एलिसन द्वारा जीता गया। ठीक है, लैरी एलिसन होगा। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अभी सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? लैरी एलिसन बन चुका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि हाल ही में किस देश में स्थित क्रोसेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ? ये भी रूस में पड़ता है। रूस में पड़ता है। सही जवाब रूस में हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में 47वें नौसेना का उप पदभार कौन संभाला है? ये कौन है? संजय हो जाएंगे। संजय बात्स्यायन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा, संजय बात्स्यायन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि हाल ही में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? ये 12th फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ये दिल्ली में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सही जवाब दिल्ली हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में 44वें एससीओ RATS परिषद की बैठक कहाँ हुआ? ये आपको होगा चोलपोन आता में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताना एससीओ का स्थापना कब किया गया था? ये 1996 में किया गया। 1996 में हुआ था। और एससीओ ठीक है, पतना एससीओ में जो भारत कब शामिल हुआ था? ये 2017 में। 2017 में। एससीओ का जन 10वां सदस्य कौन बन चुका है? बेलारूस बन चुका है। एससीओ का 10वां सदस्य हो जाएगा। ठीक है, और एससीओ का जन हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बीजिंग, चाइना। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग, चाइना में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, एससीओ का जन 2025 में बैठक कहाँ होगा? इसका तियानजिन चीन में होने वाला। सही जवाब हो जाएगा। बताया G7 2025 ये कहाँ हुआ है? कनाडा। और G7 2024 में कहाँ हुआ था? सही जवाब इटली के पुगलिया में हुआ। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, G20 2025 में कहाँ होने वाला है? ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होने वाला। सही जवाब है। ब्रिक्स 2025 का बैठक कहाँ होगा? ये ब्राजील में हुआ। सही जवाब है। आसियान का बैठक कहाँ हुआ है? लाओस वियंतियानी लाओस में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। पता है बिम्स्टेक जो बैठक इसका बैठक कहाँ हुआ? ये थाईलैंड में हुआ। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एससीओ का पूछ चुके हैं, बिम्स्टेक कृषि का सम्मेलन ये कहाँ हुआ? बिम्स्टेक कृषि वाला नेपाल में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। और बताए COP 29 ये कहाँ हुआ था? और COP 30 कहाँ होने वाला है? ब्राजील। COP 30 कहाँ होगा? ब्राजील में होने वाला। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना है आप सभी को कि हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है अभी? ये नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी कौन मंत्री है अभी? सड़क एवं परिवहन मंत्री होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हो जाएंगे। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी को बताना है, जवाब दीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवर के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किस मंत्रालय से हो जाएगा? ये पेट्रोलियम मंत्रालय से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में चर्चा में संभव प्रणाली का संबंध किससे है? ये इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। देखिए भारतीय सेना के लिए सब कुछ क्या है? संभव है, याद रखिए। इसलिए संभव प्रणाली किसका है? संभव भारतीय सेना का हो जाएगा। और संभव प्रणाली एक चैट के लिए, चैट सुविधा के लिए बनाया गया है। चैट जैसे व्हाट्सएप होता है ना, उसी की तरह है चैट। और इसी संभव ऐप के द्वारा ही भारतीय सेना सिंदूर जो ऑपरेशन किया था उसका सारा बातचीत इसी संभव ऐप के द्वारा ही किया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना है, बताइएगा, बताना है कि हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO ने IRCH कार्यशाला कहाँ प्रारंभ होगा? ये गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में आदि संस्कृति डिजिटल मंच किसने लॉन्च किया है? ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। ठीक है, सही जवाब। इसका कौन मंत्री होगा इनका? जुएल ओराम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है जुएल ओराम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप सभी को बताना है, हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? ये जम्मू कश्मीर गवर्नर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नर जब वहाँ पे 370 धारा हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, उसमें वहाँ गवर्नर कौन थे? ये सत्यपाल मलिक हो जाएंगे। ठीक है, सत्यपाल मलिक ही हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि हाल ही में इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये क्या हॉल HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ किया है। अब बताइए हॉल HAL का स्थापना कब हुआ था? ये 1940 में किया गया। इसका स्थापना कब हुआ? 1940 में इसका स्थापना किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि EOS 08 को किससे लॉन्च किया गया था? इसको SSLV 3D से, SSLV D3 से लॉन्च किया गया। और बताइए EOS 09 इसको किससे छोड़ा गया था? ये 61 से, PSLV 61 से छोड़ा गया, जो क्या असफल हो गया था। अगला बताना है आपको, मिशन जो है भारत का 100वां मिशन कौन सा हो जाएगा? ये NVS 02 था, जिसको किससे छोड़ा गया? GSLV F15 से। देखिए NVS 02 को GSLV F15 से छोड़ा गया था। और एक है एस्पेडेक्स मिशन, इसको छोड़ा गया था PSLV C60 से लॉन्च किया गया। ठीक है, और चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया था? LVM3M4 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। और निसार को किससे लॉन्च किया गया? निसार ये इसरो प्लस नासा का हो जाएगा मिशन। ये 16 से GSLV F16 से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और आदित्य L1 को छोड़ा गया था किससे? ये PSLV C57। ठीक है, PSLV C57 से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताना, हाल ही में वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान। ठीक है, 26वां स्थान मिल चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन चुका है? मालदोवा। कौन बन चुका है? मालदोवा बन चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, हाल ही बताना है आप सभी को। हाँ, बताइएगा ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन LEAP फर्स्ट किससे लॉन्च किया? ये फाल्कन 9 से। किससे लॉन्च किया? फाल्कन 9 से लॉन्च किया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना, फटाफट जवाब दीजिएगा। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया? ये असम में किया। ठीक है, असम में किया गया। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? डिगबोई एक तेल शोधक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये असम में ही पड़ता है। सही जवाब असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि 25वां SCO शिखर कहाँ हुआ है? ये तियानजिन, अभी बताया था, तियानजिन चीन में हुआ। सही जवाब तियानजिन चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक मचाई है? ठीक है, ये खीर गंगा नदी। सही जवाब खीर गंगा नदी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब खीर गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में लॉन्च भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा का संबंध किससे? ये त्रिवेणी से हो जाएगा। ठीक है, ISV त्रिवेणी से हो जाएगा। IASV त्रिवेणी से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को जवाब दीजिएगा कि IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किससे शीर्ष स्थान दिया गया है? ये पटना को शीर्ष स्थान दिया। ठीक है, पटना को शीर्ष स्थान मिला इसमें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेंस पुस्तक का संबंध किससे है? डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध ये अनुपम खेर जो कौन इनका संबंध किससे है? सिनेमा जगत से हो जाएगा। ये अभिनेता ही हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में WHO ने किसे ट्रिपिनोसोमियासिस निंद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? ये केन्या को घोषित कर चुका है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्ण ट्रायल किया है। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर। ठीक है, 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो डेली करंट अफेयर बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं लुसेंट के माध्यम से आप सभी के बीच में जो होमवर्क पीडीएफ में दिया गया था उसको लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच में। और आज आधुनिक भारत का अंतिम क्लास होने वाला है। बताना है आप सभी को खिलजी वंश है, इसका संस्थापक कौन जाएगा? ये जलालुद्दीन खिलजी था और इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? ये दिल्ली को बनाया था। दिल्ली को बनाया। सही जवाब पता है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये गयासुद्दीन, यानी जीएसटी इसको बोलेगा हिंदी में। और जीएसटी कब लगाया गया भारत में? 2017 लागू किया। ठीक है, पता है तुगलक वंश का राजधानी कहाँ बनाया गया था? दिल्ली को बनाएगा। ठीक है, दिल्ली को बनाएगा। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खान। ठीक है, खिलजी खान था और राजधानी कहाँ था इसका? दिल्ली को बनाया। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और राजधानी कहाँ बनाई है? दिल्ली को बनाया। सही जवाब बताइए। संगम वंश का संस्थापक कौन था? ये हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का जो क्या संगम वंश का स्थापना किया। और संगम वंश राजधानी कहाँ हो जाएगी? विजयनगर। विजयनगर। ठीक है, पता है तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वीर नरसिंह हो जाएगा। सही जवाब है। और तुलुक वंश का राजधानी कहाँ होगा? इसका भी राजधानी विजयनगर को ही बनाया गया था। बताइए आरबीडू वंश का संस्थापक कौन था? ये तिरुमल। आरबीडू वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। और राजधानी कहाँ हो जाएगा इसका? ठीक है, पेनुकोंडा। आरबीडू वंश का राजधानी कहाँ है? पेनुकोंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। और राजधानी कहाँ होगा इसका? गुलबर्गा या बीदर। गुलबर्गा या बीदर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। मलिक अहमद। और बताइए कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? ये कुली कुतुब शाही था। और इसका राजधानी कहाँ बनाया था? ये गोलकुंडा को बनाया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। और बाबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ये दिल्ली या आगरा दोनों जगह बनाया था। ये बताइए भोसले वंश का संस्थापक कौन था? ये शिवाजी था। ठीक है, और राजधानी कहाँ बनाया इसको? रायगढ़ को। शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ को बनाया था। ठीक है, और हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? सही जवाब निजाम उल मुल्क या इसको चिनकिलिज खां भी बोला जाता है। ठीक है, और इसने राजधानी कहाँ बनाया था? हैदराबाद को ही अपना राजधानी बनाया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए शिशु वध प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ये दो गवर्नर लगाया था। एक था जॉन सोर, एक था बेलेजली। और बताना जॉन सोर कब लगाया था? ये ठीक है 1798 लगाया था। और बेलेजली 1805 में लगाया था। देखिए सर जॉन सोर और बेलेजली दोनों क्या किया था? बेलेजली ये शिशु वध प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और सर जॉन सोर 1798 में और बेलेजली 1805 में लगाया था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाया था। और ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया था। और कब लगाया था ये? सही जवाब 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ये एलन बरो। एलन बरो कब लगाया? 1843। दास प्रथा का अंत कब किया था? ये 1843 में किया गया। सही जवाब बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कौन लाया था? ये कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय लाया। और 1856 में लाया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहायता से सहयोग से इसको लगाया गया था। और ये अपना पहला अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से किए थे। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। नेटिव मैरिज एक्ट ये कब आया था? ठीक है 1872 में आया। और किसके समय में आया था? नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था। और नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध किससे है? ये अंतरजातीय विवाह से। अंतरजातीय अभी भी आप अंतरजातीय विवाह कर ही रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा और बताना है एज ऑफ जो है कंसेंट एक्ट ये कब आया था? ये 1891 में आया था। और बताइएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों का विवाह का न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया। ठीक है, 12 वर्ष कर दिया गया। और बताइए इसका जो है ना इसको ये जो एक्ट है किसके समय आया था? ये लैंसडाउन समय 1891 में। बताइए शारदा एक्ट जो कब आया था? ये 1930 में। शारदा एक्ट कब आया? 1930 में आया। और किसके समय? ये इरविन के समय। बताना शारदा एक्ट में ना पुरुष का विवाह का उम्र कितना किया था? 18 साल। पुरुष का 18 किया, महिला का 14 वर्ष कर दिया। ठीक है, 14 वर्ष कर दिया गया। बताइए फराजी आंदोलन कब हुआ था? ये 1819। फराजी आंदोलन 1819 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? ये ठीक है दादू मियाँ और हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा ये किया गया था। मतलब तायूनी आंदोलन ये कब हुआ था? ये ठीक है तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ था। और इसका संस्थापक कौन जाएगा? कामराद अली जौनपुरी के द्वारा किया गया था। दार उल उलूम आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1867 में हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? ये किसके द्वारा किया था? अहमद गंगहोरी के द्वारा किया गया था। ये सब
बताइए अलीगढ़ आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1875 में हुआ था। और ये किसके समय, किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? ये 1889 से 90 में हुआ। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में हुआ और किसके द्वारा किया गया? गुलाम अहमद के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना चलते हैं विश्व इतिहास की ओर शुरू करते हैं और विश्व इतिहास को एक झलक से देखेंगे। तो आप लोग को पता होगा 4 से 5 पेज में दिया गया, लेकिन इस विश्व इतिहास से 2-3 प्रश्न आपको बिहार पुलिस दरोगा ऐसे में देखने को मिलता होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। और पता है इटली के महान कवि कौन है जिसको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ठीक है, अग्रदूत या पिता वही हुआ, दांते को कहा। दांते, पता है दांते का जन्म कब हुआ था? ये 1260 में हुआ और इसका निधन 1321 में हो गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा डिवाइन कॉमेडी रचना कौन क्या था? दांते। और किस भाषा में क्या इसका रचना? इसका रचना टस्कन भाषा में, टस्कन भाषा में किया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि दांते ने स्वर्ग एवं नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया है? यही डिवाइन कॉमेडी में, डिवाइन कॉमेडी में ही किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना के पदश्रय देने वाला व्यक्ति कौन था? ये देखिए पेट्रोक। कौन दिया पदश्रय? कौन दिया? पेट्रोक के द्वारा दिया गया। ठीक है, सही जवाब पेट्रोक हो जाएगा। बताइए मानववाद का संस्थापक किसे मानते हैं? ये पेट्रोक। पेट्रोक कहाँ का था? ये इटली का निवास था। पेट्रोक इटली का निवास था। बताइएगा इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? बोकेसियो को। इटालियन गद्य का जनक कौन हो जाएगा? बोकेसियो को माना जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बोकेसियो का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? डेकामेरोन। डेकामेरोन किसका पुस्तक है? ये बोकेसियो का प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना गया है? ये बताइए आप लोग। मैकियावेली को माना गया। मैकियावेली। और बताना द प्रिंस, ये किसका पुस्तक होगा? ये मैकियावेली का ही पुस्तक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए आधुनिक जो है ना, आधुनिक राजनीति का दर्शन किसे कहा जाता है? यही मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों से मिलती है और ये कलाकार का नाम बताइए। तीनों कलाकार का नाम कौन था? देखिए लियोनार्डो दा विंची था, ठीक है, माइकल एंजेला और एक कौन था? राफेल। राफेल हो जाएगा। ठीक है, और बताना आप सभी को जो है कि द लास्ट सपर किसका पुस्तक है? ये लियोनार्डो दा विंची होगा। और द लास्ट जजमेंट किसका है? ये माइकल एंजेला। देखिए इतनी फंसेगा मत। देखिए द लास्ट सपर किसका है? लियोनार्डो दा विंची का। और द लास्ट जजमेंट किसका है? ये माइकल एंजेला का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और मोनालिसा का चित्र कौन बनाया था? ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए द फॉल ऑफ मैन ये किसका कृति हो जाएगा? ये किसका होगा? अभी बताया था ना इसको, माइकल एंजेलो। ठीक है, द फॉल ऑफ मैन किसका होगा? माइकल एंजेला का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सिस्तान के गिरजाघर की छत को जो है ना किसके द्वारा बनाया गया? ये नहीं, माइकल एंजेला के द्वारा। सिस्तान के गिरजाघर के छत का चित्र जो है माइकल एंजेला के द्वारा बनाया गया। और बताना है आपको जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र कौन बनाया था? ये बनाया था राफेल, बनाया था राफेल। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र कौन बनाया? ये राफेल के द्वारा बनाया गया। बताना पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा गया? ये जियाटो को। चित्रकला का जनक कौन था? ये जियाटो को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया था? ये फ्रांसिस बेकन था, जो कि इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था द प्रेज ऑफ फॉली ये किसका पुस्तक है? ये इरासमस का पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना यूटोपिया का लेखक कौन होगा? यूटोपिया ये टॉमस मूर द्वारा यूटोपिया पुस्तक लिखा गया। टॉमस मूर होगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद कौन प्रस्तुत किया था? ये मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। जर्मन भाषा में किसका? बाइबल का अनुवाद कर दिया। ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बताइए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र ये कौन बताया था? ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। सही जवाब बताइएगा। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे मानते हैं? ये रोजर बेकन को मानते हैं। रोजर बेकन को माना जाता है। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। और धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत किस सदी में हुआ? 16वीं सदी में हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में हुआ। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? ये मार्टिन लूथर हो जाएगा। मार्टिन लूथर हो जाएगा। तो दोस्तों हिस्ट्री का जो भी प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी में अच्छा टॉपिक चल रहा है अभी
बताना आप सभी को पवन हंस लिमिटेड है, इसका स्थापना कब किया गया है? ये 1985 में किया है। कब किया गया? 1985 में इसका स्थापना किया गया। और बताइए इसका जो पवन हंस लिमिटेड, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करना है। ये तेल क्षेत्र के लिए देता है क्या? हेलीकॉप्टर सेवा ये उपलब्ध करवाता है। बताइएगा पवन हंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये पंजीकृत कार्यालय ये नई दिल्ली में पड़ता है। सही जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना अभी जो है इसमें जो वर्तमान में इसके पास कितना हेलीकॉप्टर बेड़ा है? 43 को। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड के पास कितना है? 43 को हेलीकॉप्टर बेड़ा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। मास्टर साहब पीछे क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए आगे आके। अगला क्वेश्चन बताना, आपसे जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब हुआ? यह 1995, 1 अप्रैल 1995। फिर सुनिएगा, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जवाब दीजिएगा, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? जलमार्ग वाला ये 1987 में हुआ। ये कब हुआ? 1987 में इसका स्थापना किया। और बताइए इसका जो मुख्यालय केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है कि जल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक आंतरिक जलमार्ग एवं समुद्रिक जलमार्ग हो जाएगा। और बताइए आंतरिक जलमार्ग से कितना % ढुलाई की जाती है? 1% नहीं होता है। 1% ही इस मार्ग से जलमार्ग से ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्ग से होता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग जो है, जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? ये 1986 में 22 अक्टूबर 1986 को जो है ना हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित कर दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि समुद्रिक जलमार्ग भारत की लगभग कितना किलोमीटर में फैला है? ये 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर में हो जाएगा। भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और छोटा कितना? छोटे बंदरगाह लगभग 200 होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को, NHW1 जो है NW1 नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है, इसकी टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 1620 किलोमीटर। कितना है? 1620 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ये हल्दिया। ठीक है, वही हल्दिया बोलिए चाहे इलाहाबाद, उल्टा बोलिए, सही बात है। इलाहाबाद से किसको जोड़ता है? हल्दिया को जोड़ता है। सही जवाब। इसका लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि NW2 जो है ये किसको जोड़ता है? सही जवाब, सदिया से धुबरी को जोड़ता है। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 891। कितना होगा? NW2 का लंबाई 891 किलोमीटर। सही जवाब। और NW3 ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है कोल्लम से कोट्टायम को। कोल्लम से किसको? कोट्टायम को जोड़ता है। और इसका लंबाई 205 किलोमीटर। NW3 का लंबाई कितना है? 205 किलोमीटर। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि NW4 है ये किसको जोड़ता है? ये काकीनाडा से मकराना, काकीनाडा से मकराना को जोड़ता है। और NW4 का लंबाई कितना होगा? ये 1095 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1095 किलोमीटर। और NW5 है ये किसको जोड़ता है? तलचर से धमरा को, तलचर से धमरा को जोड़ता है। और इसका लंबाई कितना होगा? 627 किलोमीटर, 627। और ये NW6 है, ये किसको जोड़ता है? ये लखीपुर से भंगा को जोड़ता है। और इसका लंबाई कितना होगा? 121 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बता देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। और पता है देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइएगा बड़े बंदरगाह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा। और छोटा बंदरगाह जो है सरकार के द्वारा, ये संवर्धित सूची में आता है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और दोनों का सहयोग इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। और पता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? यही विशाखापट्टनम बंदरगाह। और बताना विशाखापट्टनम बंदरगाह किस चट्टान के पीछे है? ये डॉल्फिनोज नामक चट्टान के पीछे में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो जाएगा? ये दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। और बताना है कि किस बंदरगाह का निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह का भार दबाव कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का, ऐसे पूछेगा घुमा के, किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह भार कम करने के लिए किया गया? ये कांडला बंदरगाह का किया गया। ठीक है, और पता है कांडला बंदरगाह एक कैसा बंदरगाह है? ज्वारिया। ठीक है, ज्वारिया बंदरगाह हो जाएगा। और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला ये बंदरगाह हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या होगा? ये कामराज। एन्नोर का नया नाम क्या होगा? कामराज हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? यही एन्नोर या फिर कामराज। एन्नोर या फिर कामराज याद रखिए। बताइए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ये कोच्चिन बंदरगाह को।
ठीक है। कोच्चिन बंदरगाह क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। पता है विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है? ये भूबद्ध बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक भूबद्ध बंदरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, भूमि से घिरा हुआ, भूमि बहुत होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि एन्नोर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से जो है ना किस बंदरगाह का मतलब उपग्रह के रूप में किया गया था? ये चेन्नई बंदरगाह का उपग्रह। देखिए आप जो है ना सीधा इन्हें पूछे कहा घुमा के पूछा, पिछला दुर्गा मैंस में पूछा था कि हल्दिया बंदरगाह जो है इसका निर्माण किसका कहते हैं? हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल वाला है ना, उसी को भार कम करने ऐसे पूछा गया था, प्रश्न था। तो ऐसे घुमा के पूछे, इसलिए याद रखिए एन्नोर बंदरगाह का स्थापना मूल रूप से जो है किसका उपग्रह के रूप में किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह के रूप में किया गया था। अब बताइए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण कब हुआ था? ये 2001 में किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका परिचालन प्रारंभ कब कर दिया गया? 2002 में कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए एन्नोर का जो नाम जो है ना कामराज बंदरगाह कब कर दिया गया? इसका 2014 में कर दिया। 2014 में इसका नाम कामराज कर दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह कौन सा है? ये एन्नोर यानी कामराज बंदरगाह होगा, जो कामराज बंदरगाह हो जाएगा। बताए तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या होगा? B.O. चिदम्बरम नार बंदरगाह हो जाएगा। और कार्नला का नया नाम दीनदयाल हो जाएगा। और अभी एन्नोर को बताए थे क्या होगा? कामराज बंदरगाह हो जाएगा। कोलकाता जो है ना कैसे किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह ये नदिया प्रकार का है और इसी कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और यही बिहार दुर्गा का मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है कि हल्दिया मतलब किस बंदरगाह का निर्माण है ना कोलकाता का भार कम करने के लिए क्या हुआ? हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी को जवाब देना, फटाफट जवाब दीजिएगा कि चेन्नई पतन है इसका स्थापना कब किया गया था? ये 1875 में किया गया। देखिए ये जो बताइए कौन सा बंदरगाह है जो हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है? ये चेन्नई बंदरगाह। और ये कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम मतलब समझते क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित और प्राकृतिक द्वारा भगवान द्वारा निर्मित। समझे, पहले से निर्मित है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। और चेन्नई का निर्माण कब हुआ? 1875 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 1972 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, कोलकाता बंदरगाह ये किस राज्य में पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बताइए चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कोचिन कहाँ पड़ता है? केरल। ठीक है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पारदीप कहाँ पड़ता है? ओडिशा। ठीक है, पारदीप ओडिशा में पड़ता है। और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। मोरमा गुआ बंदरगाह गोवा में। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। न्यू मंगलुरु यह मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। नहवा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में हो जाएगा। और पता है एन्नोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। पता है ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर 3 बंदरगाह है? तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हो जाएगा। कौन कौन होगा? एन्नोर हो जाएगा और एक तूतीकोरिन और एक चेन्नई बंदरगाह। तीनों कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। मतलब मारवा गुआ कैसा बंदरगाह है? ये प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक मतलब क्या था? पहले से निर्मित। बताइए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये मुंद्रा बंदरगाह। मुंद्रा बंदरगाह जो भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा। और जो कहाँ? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये मुंद्रा के पास स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के जहाज पूर्व पुनर्वर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितना % है? ये 25 से 30%। 25 से 30% हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना ये कहाँ पड़ता है? आलंग सोसिया में पड़ता है। आलंग सोसिया। और इसका निर्माण कब हुआ? 1983 में हुआ था। पता है भारत का जो रासायनिक बंदरगाह का नाम से कौन जानता है? दहेज। और दहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दहेज मत समझिएगा शादी में मिलता है सब, हम दहेज कर रहे हैं, समझ गए ना बात। और दहेज रासायनिक बंदरगाह का नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न दिया गया था ज्योग्राफी का समाप्त करवा दिया गया। अब चलते हैं विविध की ओर। विविध में आप सभी को भी जो दिया था डेली वहां से चलते हैं विविध में। बताइएगा अगला क्वेश्चन जवाब देना है आपको। बताइए अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब शुरू हुआ था? ये 1784 में। 1748 उल्टा बोल दिया। 1748 में शुरू हुआ जो अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है। और बताइए इसका जनक किसे माना जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक स्ट्रेंजर लॉरेंस को माना जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और बताना अगला क्वेश्चन जवाब देना है, जनरल बिपिन रावत जो थे
ये कितने वर्ष के लिए सीडीएस बने थे? 3 वर्ष के लिए सीडीएस बने थे। और भारत का पहला सीडीएस कौन थे? ये जनरल बिपिन रावत ही हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अभी दूसरा सीडीएस कौन है? ये अनिल चौहान। ये सीडीएस का काम होता है तीनों सेना के एक प्रमुख होता है, वो सीडीएस बोला जाता है उसको, सीडीएस। अभी दूसरा सीडीएस चल रहा है, कौन है? अनिल चौहान हो जाएंगे। और बिपिन रावत का निधन कैसे हो गया? हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, ठीक है, सही जवाब। उनके बीवी बच्चा भी साथ सभी परिवार के साथ ये चले गए थे। अगला क्वेश्चन बताना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में पड़ता है, ठीक है, खड़गवासला में पड़ता है, सही जवाब है। बताइए नेशनल जो है ना, नेशनल जो है डिफेंस कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? ये नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज पड़ता है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहाँ पड़ता है? देहरादून, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन बताना है, इन्फेंट्री स्कूल ये कहाँ पड़ता है? ये मऊ पड़ता है, मऊ। अब आर्टिलरी स्कूल ये कहाँ पड़ता है? आर्टिलरी ये देवलाली में पड़ता है, देवलाली, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? ये वेलिंगटन में पड़ता है, वेलिंगटन में पड़ता है। आर्म्ड सेंटर ये कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद, ठीक है, आर्म्ड सेंटर अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? ये कोयम्बटूर। एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर में पड़ता है। और एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद में हो जाएगा। मतलब पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पड़ता है? ये आगरा में पड़ता है, आगरा में। अगला क्वेश्चन था, एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु पड़ता है, ठीक है, जलाहली बेंगलुरु में पड़ता है, सही जवाब बताया। ISS चिल्का ये कहाँ है? चिल्का पता है ना, भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। और INS सुना, INS तहसीलकार्स ये तहसीलकार्स कहाँ पड़ता है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? ये नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय में 1956 में इसका स्थापना किया गया था। तो विविध का जो प्रश्न बन रहा उसको भी करवा दिया गया। अब चलते हैं कॉस्मोस यानी एनसीईआरटी का जो महेश बंडवाल का बुक दिया गया, वन लाइनर है, यहाँ से आ रहे हैं आपसे बीच में प्रश्न को लेकर। बताना है, भू राजस्व या लगान ये किस सूची का विषय है? ये राज सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है, राज सूची का ही विषय है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, बताइए पत्थर कर या मार्ग कर ये कौन लगाता है? ये राज्य सरकार लगाता है, ठीक है, राज्य सरकार। और प्रति व्यक्ति कर कौन लगाता है? प्रति व्यक्ति कर ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि किस आयोग का गठन जो है ना केंद्र राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था? ये सरकारिया आयोग का गठन। और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1983। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1990 में हुआ। ये 18 मई 1990 को इसका स्थापना किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, राज मन्नार समिति गठन कब हुआ? 1969। राज मन्नार समिति गठन कब हुआ? 1969 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डीपी मन्नार, ठीक है, डीपी मन्नार ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि सरकारिया आयोग का गठन अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ठीक है, रंजीत सिंह सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया हो जाएंगे। और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? ये 1966 में हुआ। और बताइए इसका अध्यक्ष कौन था? बताइए जल्दी। ये आपका क्या? मोरारी देसाई, मोरारी देसाई हो जाएंगे, ठीक है, सही जवाब है। बोले शीतल बाढ़ समिति इसका गठन कब हुआ? ये 1966। और किसका अध्यक्ष कौन जाएंगे? MC शीतल बाढ़ ही इसका अध्यक्ष थे। और पुंछी आयोग का गठन कब हुआ? पुंछी आयोग 2007 में हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी हो जाएंगे, सही जवाब है। अगर क्या मास्टर साहब दिक्कत है कोनो की? खाइए खाइए, जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद के किसी नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने का अधिकार है? ये अनुच्छेद 312 है। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 312 कौन करता है? संसद द्वारा किया जाता है। और जब ये राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तब किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधी विधायी संबंध है? ये भाग 11 में होगा, भाग 11 हो जाएगा, सही जवाब है। अब जल संबंधी विवादों का निर्णय किस अनुच्छेद में होता है? ये अनुच्छेद 262। जल संबंधी विवादों का निर्णय ये अनुच्छेद 262 के तहत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है
कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के बाद अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? ये कैबिनेट स्तर के मंत्री कौन करता है? कैबिनेट स्तर का मंत्री के द्वारा किया जाता है। पता है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में पड़ता है? ये अनुच्छेद 256 से 263 तक, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में पड़ता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 263 में किया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार संसाधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? ये अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257 के तहत दिया जाता है। पता ना, अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद गठन जो है ना, किस तत्कालीन प्रधानमंत्री का अध्यक्षता हुआ था? ये विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ही जो थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, और क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गया था। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए? तो विश्वनाथ जी विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, याद रखिएगा घुमा घुमा के। तो पॉलिटिकल का जो भी आएगा, चौधरी चरण सिंह थे जो कभी चरण नहीं दिए। कहाँ कभी पूछता लोकसभा में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो कभी उपस्थित नहीं हुए? तो याद रखिए चौधरी चरण सिंह क्या थे? कभी चरण नहीं दिए थे। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं चक्रवात की ओर, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देना आप सभी को कि कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। सही जवाब बताइए। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक शीतोष्ण चक्रवात, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय लगा दीजिए उसमें। अगला क्वेश्चन बताना है, टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। टाइफून चक्रवात से कौन प्रभावित होता है? ये चीन सागर प्रभावित होता है। सही जवाब है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात जो है कितना अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? 35 डिग्री से 65 डिग्री, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश में ये उत्पन्न होता है। उल्टा पुल्टा लिख दिए थे आज। चलते हैं अगला क्वेश्चन को बताना, फटाफट जवाब दीजिएगा कि ग्रीष्म काल में जो है ना, ग्रीष्म काल में विस्थापन भूमध्य रेखा किस गोलार्ध की ओर होता है? ये उत्तरी गोलार्ध को। ठीक है, ITCZ का। ठीक है, देखिए ग्रीष्म काल में जो ना ITCZ का विस्थापन जो है ना भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ITC, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन कहा जाता है इसको। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना, फटाफट बोलिएगा कि टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ठीक है, फुजिटा स्केल। और फुजिटा स्केल का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? कि टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए। टॉर्नेडो का मतलब है चक्रवात की तीव्रता, वही तीव्रता मापते हैं उसको। अगला क्वेश्चन बताना, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध जो है मुख्यतः किस देश से हो जाएगा? टॉर्नेडो का संबंध अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। पता है बिली क्या है? एक चक्रवात है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात क्या बोलते हैं? बिली बोलते हैं, बिली। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि बैरोमीटर के पारे का स्तर अगर अचानक गिरावट आए तो क्या होगा? ये आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये वर्षा होने वाला है, और जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ हो जाएगा। क्या मौसम आया है? अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होता है? ये केवल शीत ऋतु में। देखिए शीतोष्ण है, केवल शीत ऋतु में आता है। कब आता है? ये केवल शीत ऋतु में आता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, फटाफट बोलिएगा। भारत की चक्रवातीय जो है ना पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। और ये इसका केंद्र कहाँ होगा? क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ये दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली कहा जाएगा। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जानते हैं? ये चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख। ठीक है, ठीक है। अब बताएगा चक्रवात में निम्न दबाव होता है, अंदर में निम्न दबाव होता है और बाहर में फिर उच्च दबाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में कितना अक्षांश का मध्य होता है? ये 5 डिग्री से 30 डिग्री। देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो 5 से लेकर 30 डिग्री के बीच में होता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। सही जवाब हो जाएगा, बहुत सही जवाब है। और चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? निम्न दाब होता है, और परिधि की ओर उच्च दाब होता है। ठीक है, परिधि की ओर उच्च दाब होता है। तो दोस्तों जो भी चक्रवात से प्रश्न बनना उसको भी करवा दिया गया। अब चल रहे हैं इकोनॉमिक्स की ओर, जो कृषि के संबंध में पढ़ेंगे आज। जवाब देना है, बताना आपसे, फटाफट जवाब दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन यानी नाफेड, ये कहाँ, इसका संबंध किससे है? ये नाफेड का संबंध किससे? ये कृषि विपणन से होगा, कृषि विपणन से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, कृषि विपणन से है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, फटाफट बोलिएगा
कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पड़ता है? ये झांसी में हो जाएगा, ठीक है, झांसी। अगला क्वेश्चन बताना है कि सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? ये करता है अधिप्राप्ति मूल्य। अधिप्राप्ति मूल्य पर क्या होता है? पता है कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ था? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। और पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? ऐसे सब मिला के 11वीं पंचवर्षीय सर्वाधिक वृद्धि। और सबसे कम वृद्धि हुआ था, सबसे घाटा कैसे हुआ था? ये तीसरा पंचवर्षीय योजना में सबसे कम वृद्धि हुआ था। जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सा हो जाएगा? ये भारतीय खाद्य निगम, FCI। भारतीय FCI गोदाम देखते हैं कितना खुला होगा, बहुत जगह मिलता है, इसी को बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थापित है? ये लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाला कृषि जो है ना, कृषि ऋण की प्रकृति कैसी होती है? ये दीर्घकालीन होती है, कृषि ऋण की प्रकृति दीर्घकालीन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये कहाँ पड़ता है? ये गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश, सही जवाब है। बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितना परसेंट है? ये 142%, ठीक है, भारत की औसत फसल गहनता लगभग 142% हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। जवाब देना है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की अवधारणा की सिफारिश किसकी समिति द्वारा किया गया? किस समिति द्वारा किया गया था? ये लक्ष्मीकांत झा समिति। और इसका गठन कब हुआ, लागू कब हुआ? ये 1965 में, ये लागू कर देगा 1965 में, ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ये 2011-12 में इसका आरंभ किया गया। मतलब केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पड़ता है? खाद्य वाला मैसूर पड़ता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि बताइएगा कि एशिया का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पड़ता है? कहाँ? रांची में पड़ता है, रांची के गेतल सूद में, रांची के गेतल सूद में। अगला क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? HDFC बैंक हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जवाब देना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्था कटक उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है, फिर से अच्छा सुनिएगा, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये कहाँ पड़ता है? ये आनंद में पड़ता है। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आनंद में पड़ता है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहेगा तब पड़ेगा ये करनाल। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था ये करनाल में पड़ता है, ठीक है। और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्था कहाँ पड़ता है? ये कोयम्बटूर में पड़ता है। और अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये लखनऊ में हो जाएगा। बताना आप सभी को, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये सुनिएगा, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था पूछे, ये कुर्ग पड़ता है, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। और कॉफी अनुसंधान केंद्र कहेगा तभी कहाँ पड़ेगा? ये चिकमंगलुरु, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में पड़ता है। जूट कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पड़ता है? ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बताएगा। टिड्डी चेतावनी संगठन ये कहाँ है? ये जोधपुर में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में होगा। और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये फरीदाबाद में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। बताना। अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये कहाँ पड़ता है? ये भी फरीदाबाद में पड़ता है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था ये हैदराबाद में पड़ता है। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था ये जयपुर में पड़ता है, जयपुर का हो जाएगा, अच्छा जवाब है। और केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म ये कहाँ पड़ता है? ये हैसर घट्टा में पड़ता है। अब बताना, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ ये कहाँ है? नई दिल्ली में पड़ता है। बताइए। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी ये कहाँ पड़ता है? ये पुणे में पड़ता है, ठीक है। और पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु में पड़ता है। एक पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्था ये कोलकाता में पड़ता है। और पशु स्वास्थ्य संस्था ये कहाँ पड़ता है? जालंधर में। और पशु चिकित्सा जैविक ये कहाँ पड़ता है? ये गुवाहाटी में पड़ता है, गुवाहाटी का हो जाएगा।
पता है भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्था, ये कहाँ पड़ता है? ये रांची झारखंड में पड़ता है। और पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य जो कितना परसेंट रखा गया था? 2.1% रखा गया, लेकिन प्राप्ति कितना हो गया? 2.71% की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी प्रश्न बन रहा सभी को समाप्त करवा दिया गया। अब चल रहे आप सभी के बीच में साइंस को लेकर, जो साइंस जो दृष्टि के क्विक बुक से चलाया जाता है, और साइंस को आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने का काम करेंगे अभी। देखिएगा मजा आने वाला है। अब चल रहे हैं इसका दर्पण की ओर। बताइए, आपसे बताना है वाहनों के रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। देखिएगा बीच ड्राइवर के ऊपर लगा था उसी को बोलते हैं रियर व्यू। इससे क्या पता पिछले का जो सारा कुछ देख लीजिएगा आप पीछे से बैठ आगे में बैठने से। अगला क्वेश्चन बताना है, साइड मिरर से देखते हैं लेकिन पीछे का पूरा पीछे दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, जैसे एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस का लिखा एम्बुलेंस होता है उल्टा लिखा, लेकिन सीधा कहाँ दिखता है? रियर व्यू मिरर में ही दिखा देता है, पीछे का पूरा दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है सब। ठीक है, हो गया, समझ गए सब। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि दृष्टि क्षेत्र की बहुत बताइए किसे जो है ना अंधे मोड़ वाला किस दर्पण को अंधे मोड़ पर प्रयोग किया जाता है? यानी ब्लाइंड टर्न पर किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। देखिए जैसा मोड़ होता है सामने दिखाई नहीं देगा आपको, तो वहाँ पे एक उत्तल दर्पण लगा देगा तो आपको उधर का भी देख सकते हैं। इसी को ब्लाइंड मोड कहा जाता है। ब्लाइंड मोड में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रीट लैंप में इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? स्ट्रीट लैंप में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण जो है ना, ये प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र का फैलाने का काम करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बिंब दूरी कहा जाता है। इसको बिंब दूरी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं? इसको प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ये फोकस दूरी कहलाती है। बताना दर्पण सूत्र क्या होता है? सही जवाब है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? v माइनस u बटे t हो जाएगा। हाँ वही तो बोले v माइनस u बटे t, प्लस कहाँ बोले? माइनस से बोले थे, u बटे t होगा। और दर्पण सूत्र क्या आता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि परिपाटी के अनुसार बिंब अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के किस ओर रखा जाता है? ये हमेशा बाईं ओर, दर्पण को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से क्या होता है? आपतित होता है, बाईं ओर से आपतित हो जाएगा। सही जवाब है। दर्पण से में सभी दूरियां उनके कहाँ से मापी जाती है? ध्रुवों से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां उनके ध्रुवों से मापी जाती है। और जो है ना, जबकि जो लेंस में यह दूरी कहाँ से मापी जाती है? ये प्रकाशिक केंद्र से। देखिए प्रकाश, देखिए दर्पण में जो सभी दूरी होगा जो ये ध्रुव से मापी जाएगा, और वही लेंस में ये प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापी जाती है। पता है उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसा होता है? ये धनात्मक बताना। उत्तल दर्पण में बताना, लेंस उत्तल लेंस में पूछ रहे हैं। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है दरोगा में, दरोगा बोले बिहार पुलिस 3 तारीख को पूछा हुआ है कि वो अवतल दर्पण में क्या होगा? तो ऋणात्मक हो जाएगा। जवाब देना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखिए उत्तल में हमेशा धनात्मक और अवतल में ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अपेक्षित विस्तार जिससे यह ज्ञात हो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, वो क्या कहलाता है? ये गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। और आवर्धन बराबर m बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, h/h। इसको ठीक है माइनस v/u भी कह सकते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई भी इसको बोल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है? ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। और वही आवर्धन में जो है ना धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ये काल्पनिक को यानी कि आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। फिर सुनिएगा, देखिए आवर्धन के मान अगर ऋणात्मक होगा नहीं माइनस वाला होगा तो क्या दर्शाएगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाएगा। वही आवर्धन का मान धनात्मक यानी प्लस में हो जाएगा तो क्या दर्शाएगा? आभासी प्रतिबिंब को दर्शाएगा। आभासी प्रतिबिंब को ये दर्शाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचलन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? इसको अपवर्तन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और ये सघन से जब विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये सब 10वां में खूब पढ़े होंगे आप लोग। आपको चित्र बनाते होंगे कैसे हटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब देना। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे जवाब देना है कि बताइएगा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले
पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होता है। ये किस नियम के अनुसार बताइए लालू जी? ये अपवर्तन का नियम, ये अपवर्तन का नियम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात स्थिर होता है, और इस नियम को क्या बोलते हैं? इसको स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, स्थिरांक बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसी स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहला माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है? ये अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक। बताए दो माध्यम के युग्मों के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यम के किस पर निर्भर करता है? ये प्रकाश के चाल पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? बताइए इसका। देखिए, माध्यम एक में प्रकाश चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम में प्रकाश चाल, यानी सी बटे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही उसका क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही उसका अपवर्तनांक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि जल से भरे किसी बर्तन अथवा तालाब आदि की पेंदी वास्तविक गहराई से हल्का उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये किस कारण से? ये प्रकाश के अपवर्तन कारण नहीं दिखाई पड़ता। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी वस्तु या मछली आभासी गहराई से वास्तविक गहराई से कम पड़ती है, ये भी अपवर्तन कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से सूर्य जो है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई पड़ता है? ये अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त में लगभग कितना समय का अंतर होता है? ये 2 मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य की आकृति चपटी या फिर अंडा आकार का दिखाई पड़ता है, किस कारण से? ये अपवर्तन के कारण से दिखाई पड़ता है। और जब ये सूर्योदय एवं सूर्यास्त सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, किस कारण से? ये प्रकाश के प्रकीर्णन कारण से। सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है। अगला बताए, तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? ये अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का तारा क्या होता है? ये टिमटिमाता है। सही जवाब हो जाएगा, टिमटिमाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि जब प्रकाश जो है विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हटेगा, नहीं अभिलंब की ओर जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और ये उल्टा होगा तब ये क्या होगा? हट जाएगा। पता है, किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? वो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण कहलाता है। पता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होने पर क्रांतिक कोण क्या होगा? घट जाएगा। सघन माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा? ये घट जाएगा। और पता है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? सही जवाब 48.5। देखिए 48.5 होगा। 5 ही तो बोले थे। कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले आप स्पीडिंग पढ़ाए थे ना आपको, देखिए फिर रिवीजन हो रहा है। इसी तरह इतना रिवीजन करवा देंगे ना, रटा जाएगा आप लोगों का। जब एग्जाम में जाएगा ना तो उसको उड़ा दीजिएगा, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक कुछ नहीं 1.5। देखिए अपवर्तनांक हमेशा क्या कम होगा और क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। ठीक है, और बताइए क्राउन कांच का क्रांतिक कोण कितना होगा? 41.1 डिग्री, 41.1 डिग्री होगा। और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.65 होगा। और फ्लिंट कांच का क्रांतिक कोण कितना होगा? ये 37.4 डिग्री। फ्लिंट कांच का क्रांतिक कोण 37.4 डिग्री होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताना आप सभी को कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी में भी देखना है ना, होमवर्क तो करवा दिया गया था। बायोलॉजी की ओर चलते हैं। बताना बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप लगभग कितना वर्ष
वर्ष पूर्व पैदा हुआ था ये 3 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व। और ये प्रथम कोश क्या किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हुआ था? ये जलीय वातावरण में ही उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन बताया है, यह किसने यह बताया है कि वर्तमान जीव आपस में कुछ समानता रखते हैं, इसके अलावा ये जीव उन जीवों से भी समानता रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं? ये कौन बताया था? ये डार्विन बताया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही बताया गया। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत ये कौन दिया था? ये डार्विन के द्वारा दिया। इसको प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल सकते हैं वही जीवित रह सकता है, और अन्यथा और जो अन्य वो क्या था? विलुप्त हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलता है, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कौन दिया? डार्विन के द्वारा दिया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। बताए कुछ स्तनधारी हैं, जिसका नाम बताइएगा। स्तनधारी चमगादड़ हो गया, चीता हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है? स्तनधारी है। मतलब इस जो स्तनधारी, इनका अस्थि जो अग्रपाद का अस्थि होता है समान दर्शाते हैं, जबकि उनके क्रियाकलाप जो अलग अलग होता है। इसे क्या कहा जाता है? इस अंक को, इसको जो है समजातीय अंक कहा जाता है। ठीक है, इसको समजातीय अंक। देखिए, देखने में समान होगा और काम उसका अलग, क्या होगा? ये समजातीय अंग हो जाएगा। और देखिए जैसे पक्षी जैसे चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख, ये किसका उदाहरण है? ये समरूप का। देखने में समान और काम में भी समान होता है, तो क्या होगा? ये समरूप अंग हो जाएगा। ठीक है, समरूप अंग का ये उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले? काम है ना, काम समान होगा, समरूप होगा, उड़ने का काम नहीं करता दोनों। और चीता वाला और हाथ वाला अपना अलग अलग काम होगा, क्या होगा? समझात अंग होगा। मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ये ह्यूबर्ट लीबनिज़ के द्वारा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। और विकास का सिद्धांत कौन है? विकास का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है, फिर से क्वेश्चन अच्छा सुनिएगा। ऐसे अंग जो जन जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, लेकिन समय तथा परिस्थिति के अनुसार इन अंगों का उपयोग क्रमिक रूप से घटता गया और धीरे धीरे यह अंग निष्क्रिय हो गया। यह अंग क्या कहलाता है? यह अवशेषी अंग कहलाता है। और बताना मानव शरीर में लगभग कितना अवशेषी अंग है? 100 अवशेषी अंग है। गिन भी नहीं पाइएगा करने से। 100 अवशेषी अंग है। और बताना अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है, ये अवशेषिक अंग है। अपेंडिक्स अवशेषिक अंग हो जाएगा। और बताइएगा ये कर्ल पल्लव है, ये जो पल्लव देखते हैं कान वाला पल्लव, ये भी अवशेषी अंग है। कोई काम नहीं, डुलाइएगा डुलबो नहीं करेगा, समझ गए बात? लेकिन अवशेषी अंग कैसे कहे? चश्मा पहनते हैं हम लोग, तो कौन सा अंग है? ये अवशेषी अंग माना जाता है ये। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है, क्या कहलाता है? वो अनुवांशिक या अनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। अनुवांशिक या अनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। बताना है अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकता कहलाता है। बताइएगा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा था? ये मेंडल को कहा था। मेंडल को कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? ये मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और मटर पौधा का प्रयोग किया था। सही जवाब बताएगा। यदि कारक जोड़े के दोष असमान हो तो इसमें से एक कारक दूसरे कारक प्रभावी हो जाता है, अर्थात ये प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ये किस नियम के अनुसार? ये प्रभाविता का नियम, ये मेंडल का प्रभाविता का नियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मानव में जो है ना कुल कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 जोड़ा क्रोमोसोम। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया था। और बताना है इसमें जो है ना, बताइए इसमें से कितना क्रोमोसोम से मादा और नर में समान होता है? 22 जोड़ा क्रोमोसोम समान होता है। और एक जोड़ा क्रोमोसोम से 23वां जो होता है वो अलग होता है, जिसमें से मादा में कौन कौन होता है? मादा में XX 23वां गुणसूत्र XX, और पुरुष में XY होता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? XY होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु जनन के समय कितने प्रकार के युग्म बनते हैं? 2 प्रकार के युग्म बनते हैं। 2 प्रकार का युग्म बनते हैं। और कुल उत्पन्न शुक्राणु में संख्या का 50% X होता है और 50% Y होता है। जब देखिए नर शुक्राणु को छोड़ता है तो 50% X गुणसूत्र होता है, 50% Y गुणसूत्र होता है उसमें। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, मादा में केवल कितने प्रकार के अंडाणु होते हैं? 1 प्रकार का होता है, जो भी X प्रकार का X क्रोमोसोम होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगर जो अंडाणु का X या Y क्रोमोसोम क्या था? निषेचन होता है। बताना है यदि जो है अंडाणु का निषेचन Y क्रोमोसोम से हो गया तो आने वाला संतान क्या होगा? पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और बताइएगा यदि जो है X क्रोमोसोम की जो है निषेचन जो है X से हो गया तो क्या होगा? ये महिला यानी पुत्री की प्राप्ति होगी। क्या होगी? पुत्री की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन जवाब देना है। बताइएगा शरीर में होने वाले अनेक प्रकार की अनियमितताओं को क्या कहते हैं?
रोग या बीमारी कहते हैं, रोग या फिर बीमारी कहा जाता है। पता है ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको पैथोजन या फिर रोग कारक, पैथोजन या फिर उसको रोग कारक भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये चिकित्सा का पूछे हिपोक्रेटस, यानी औषधि विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है किसने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्म जीव जीवाणु द्वारा होता है? ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। मतलब मानव रोग मुख्यतः कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एगो जन्मजात रोग, एगो उपार्जित रोग। जन्मजात रोग का बताइएगा उदाहरण एक आध गो, हीमोफीलिया, वर्णधता, नॉरोवायरलेसनेस, ये तो भी कैसा रोग है? जन्मजात रोग हो जाएगा। ठीक है। और इसका वाहक कौन होती है? महिलाएं होती है, महिलाएं वाहक होती है। और इसका होता किसमें? पुरुष में होता है। वाहक महिला होता है पुरुष में। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान पैदा होती है? उत्पन्न होता है ये उपार्जित रोग। और उपार्जित रोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब एक आदमी से दूसरे में फैल गया, उसी को संक्रामक बोलते हैं। और असंक्रामक किसे बोलते हैं? जो दूसरा में नहीं फैलता, आप ही रहेगा, उसी को असंक्रामक बोला जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, सिफिलिस जो किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है। सिफिलिस जीवाणु से फैलता है। बताइए टिटनस किससे फैलता है? ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। हाइजा डिप्थीरिया ये भी जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। काली खांसी किससे फैलता है? जीवाणु जनित रोग है। बताइए प्लेग, निमोनिया, कॉलेरा ये किससे फैलता है? ये जीवाणु जनित रोग है। बताइए गोनेरिया, क्षय रोग तथा टाइफाइड ये जीवाणु जनित रोग है। और कोड भी जीवाणु जनित रोग है। बताइए रेबीज या हाइड्रोफोबिया ये किससे फैलता है? ये विषाणु से फैलता है। चेचक या छोटी माता ये भी विषाणु जनित रोग होगा। बताइए खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ये सभी ये विषाणु जनित रोग है। बताइएगा इन्फ्लुएंजा, फिर सुनिएगा इंसेफ्लाइटिस रोग किससे फैलता है? ये वायरस है। और इबोला किससे फैलता है? ये वायरस है। चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला ये वायरस है। गलसुआ भी वायरस से फैलता है। ठीक है। बताना है कि मलेरिया जो किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है। और पेचिस और पायरिया ये किससे फैलता है? ये भी प्रोटोजोआ से फैलता है। कालाजार और निंदा रोग ये भी प्रोटोजोआ से। बताना है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन होता है फलेरिया जो होता है ये किससे फैलता है? ये वॉर्म यानी कृमि से फैलता है। और पता है टीनियासिस ये किससे फैलता है? ये भी कृमि से फैलता है। और एस्केरियासिस ये भी कृमि यानी कि वॉर्म से ही फैलता है। बताइएगा एड्स किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है। ठीक है। और एड्स का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है। और बताइएगा एड्स रोग का कारक क्या हो जाएगा? HIV होता है। और बताइए एड्स रोग में जो ना कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र जो नष्ट हो जाता है? टी लिम्फोसाइट यानी श्वेत कणिका ये नष्ट हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है? आपको रक्षा तंत्र मतलब कोई बीमारी होगा ना उसका कोनो आपको अगर एड्स होता है आपके अंदर कोई बीमारी तो उसका क्या रक्षा नहीं कर पाता है। जैसे टी लिम्फोसाइट का काम होता है रक्षा करना। अगर कोई नॉर्मल बीमारी होता है तो उसको खत्म करने का काम कौन करता है? टी लिम्फोसाइट ही ये सब काम करता है। बताइए HIV के लिए जांच कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है। एलिसा टेस्ट के लिए जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मलेरिया जब फैलता है किस प्रोटोजोआ से फैलता है? ये प्रोटोजोआ पूछे हैं। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। और जब पूछे मलेरिया का वाहक कौन होता है तब क्या बोलिएगा? मादा एनाफिलिस मच्छर। तब बोलिएगा मादा नहीं बोलिएगा। समझ गए बात को? माना बोलिएगा। जब पूछेगा प्रोटोजोआ कौन बोलिएगा? इसको बोलिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन जवाब देना है। बताइएगा मलेरिया का जो है ये जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया था? ये रोनाल्ड रोस जानकारी दिया जो मादा एनाफिलिस से फैलता है। और रोनाल्ड रोस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ये 1902 में दिया गया। ठीक है। 1902 में दिया गया। और बताइए प्रोटोजोआ मानव शरीर में जो है किसको संक्रमित कर देता है? ये लीवर और पिलिया को जो है ये प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ है इसको संक्रमित कर देता है। अगला क्वेश्चन बता डेंगू जो है ये किससे फैलता है? ये विषाणु से फैलता है। और डेंगू का वाहक कौन होता है? मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर होता है जो वाहक होता है। और डेंगू में जो है ना शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेस की कमी होता है। और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है। डेंगू में आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। और डेंगू को मतलब डेंगू जब होता है ना उसको लिए बकरी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। बकरी दूध पीजिए, पपीता का जूस पीजिए, ये सभी कीजिएगा तो प्लेटलेस बढ़ाएगा वो सभी। अगला क्वेश्चन बताना पीत ज्वर जो है ना ये बीमारी है ये किससे फैलता है? ये एंडीज एजिप्टी मच्छर। ठीक है। वायरस एंडीज एजिप्टी मच्छर वाहक हो जाएगा। इसका फैलता है वायरस से ही। पता है चिकनगुनिया है इसका वाहक कौन होगा? ये एंडीज एजिप्टी। ठीक है। मच्छर हो जाएगा। और चिकनगुनिया में क्या होता है? तीव्र दर्द होगा, त्वचा लाल होने लगता है इसमें। पता है दम्मा रोग है इसका वाहक कौन हो जाएगा? दम्मा रोग मतलब किससे फैलता है ये बताना आपको। रोग कारक का नाम बताएगा।
इसका जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। और गंजापन किस कवक से होता है? ये टीनिया कैपेटिस नामक कवक से हो जाएगा। पता है जापानी इन्फेंसिलाइटिस रोग जो है, ये रोग किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है, विषाणु जनित रोग है। और ये सर्वप्रथम कहाँ फैला था? ये भी सर्वप्रथम जापान में ही आया था। और इसको जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग है, किस मच्छर काटने से फैलता है? ये आपको क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है। और ये सुअर से भी फैलता है, ठीक है। जहाँ पे सुअर रहता है वहाँ पे भी ये बीमारी फैलने का संभावना रहता है, ठीक है। और बताइए क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा हो जाएगा? ये धान का खेत है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर का पनपने का उपयुक्त स्थान धान का खेत हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी दृष्टि का कुछ बुक से बन रहा था, होमवर्क करवा दिया गया। और आपको आपके बीच एसपीटी का जो भी होमवर्क दिया गया था, इसको लेकर आए हैं। आप देखिएगा एसपीटी में ही बताना आपको, एशिया का जो है ना सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? एशिया का चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। मालदीव बताइएगा। एशिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, इसका ऊंचाई कितना है? 1848 याद रखिए। 48 से पूछता है, 50 तक रहता है। 88 से 48 50 याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताना है कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? यांगत्से, ठीक है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है। बताना आपसे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका का अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया होगा। अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा होगा? मेओटो हो जाएगा। अब अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। और अफ्रीका का सबसे लंबी नदी कौन होगा? नील नदी होगा अफ्रीका का सबसे लंबी नदी। पता है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन है? सेंट पेरी, ठीक है। सेंट पीरे होगा, सेंट पीरे। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले है। और सबसे लंबी नदी कौन होगा वहाँ का? मिसौरी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसौरी होगा। पता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ये ब्राजील है। और सबसे छोटा देश ये फॉकलैंड द्वीप हो जाएगा। और पता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? फोजेस डेल सेलाडो है। और सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? अमेजन। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी होगा। और बताइएगा अंटार्कटिका में कितना देश है? एक भी देश नहीं है अंटार्कटिका में, एक भी देश नहीं। लेकिन अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा? ये विंसन मैसिव हो जाएगा। और अंटार्कटिका का सबसे लंबी नदी कौन होगा? ये ओर्नेक्स हो जाएगा। देखिए अंटार्कटिका में शोध संस्था बनाया गया है, जैसे गंगोत्री मैत्री जो भारत का है, इसी तरह सब देश अपना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि सबसे बड़ा देश यूरोप का कौन सा हो जाएगा? रूस होगा। और यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ठीक है। और यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। और यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन होगा? वोल्गा नदी हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नॉर्वे है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा? माउंट कोस्कू हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी कौन होगा? मर्रे नदी, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है इसका सबसे गहराई कौन सा होगा? मैरियाना गढ़। और मैरियाना गढ़ की गहराई कितना हो जाएगा? 11,033 यहाँ 33 दिया हुआ था, ठीक है। 22-33 दोनों याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताना है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा हो जाएगा? प्यूट्रोडिको गर्त हो जाएगा। और इसका गहराई कितना होगा? ये 8385 मीटर होगा गहराई। पता है सुंडा गर्त जो है, ये सुंडा गर्त कहाँ पड़ता है? ये हिंद महासागर में पड़ता है। इसका गहराई कितना है? 8152, ठीक था। 8152 मीटर हो जाएगा। बताइए ठीक है। अंटार्कटिका जो आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर गहराई कितना होगा? 5450। बताना आप सभी को विद्युत चुंबक के रूप में किस लोहा का प्रयोग करते? विद्युत चुंबक लोहा का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? नीला व्हेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कितने बार होता है साल में? 2 बार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। स्कंदगुप्त का मृत्यु कब हुआ था? 667 में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु पर आया था? ये सिंधु नदी आया था। ये इल्तुतमिश का है। भारत में सर्वाधिक कौन सा मृदा पाया जाता है? जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सा संधि किया था? ये अलीनगर संधि किया था। और 49वीं समानता किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में हो जाएगा, ठीक है। बताए दूध की शुद्धता किस नापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा।
बताइए शाहजहां से मुगल सिंहासन गद्दी पर कब बैठा था? 1628 में बैठा था। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किससे माना गया? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा टिन। कांसा सीसा टिन होना चाहिए, सीसा टीन होगा। तांबा जो है कांसा सीसा टिन का मिश्र धातु होगा, सीसा और टिन का मिश्र धातु होगा, सही जवाब हो जाएगा। कांच से होगा तो अति होगा। सीसा और टीन का मिश्र धातु है, कल परसों 2 दिन पहले पढ़वे किए थे। टांका होगा तब होगा सीसा टीन। टांका होगा, शोल्डर हो जाएगा टांका। शोल्डर है सीसा टीन तो ठीक लग रहा है। कांसा तांबे टिन है, देख लेते हैं इधर देल था। हाँ इधर तांबा टिन ठीक है, कांसा तांबा टिन है। कांसा तांबा टिन होगा और उसके बाद जो है ना आपको पित्तल और शीशा जो बोले ना आप, सीसा और टीन शोल्डर का हो जाएगा, जिसको शोल्डर टांका है ना, बोला जाता है। ठीक है शोल्डर लेड और टीन होगा। कांसा ठीक है, कांसा और किसका हो जाएगा? तांबा और टीन का मिश्रण, ठीक है तांबा और टीन का मिश्रण। दोस्तों एसपीटी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनना है इसको करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में चल रहे हैं करंट को लेकर आए हैं। करंट फटाफट देख लेते हैं। बताइएगा एक्सिस बैंक का सीईओ कौन बना है अभी? अमिताभ चौधरी, ठीक है अमिताभ चौधरी। बताइए कोटक महिंद्रा बैंक का सीईओ अशोक वासवानी, अशोक वासवानी होगा। बंधन बैंक का सीईओ कौन है? प्रथम प्रतिम सेनगुप्ता, प्रथम प्रतिम सेनगुप्ता पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। और वही पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता, ठीक है। अगले इंडसइंड बैंक का सीईओ कौन है? सुमंत कंठपालिया। राजीव आनंद, नया बन चुका है राजीव आनंद। इंडसइंड बैंक का सीईओ राजीव आनंद होगा, चेंज हो गया। बताइए आईडीएफसी बैंक का सीईओ महेंद्र शाह होगा। और एचडीएफसी बैंक का सीईओ कौन है? शशिधर जगदीश। मेरा नाम भी कभी याद रखिए, मेरा नाम भी याद रखा कीजिए आप लोग, सही समझ गए। शशिधर कौन होंगे? जगदीशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय डाक भुगतान बैंक का सीईओ कौन है अभी? जेके वेंकट रामू होगा, जे वेंकट रामू हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन जवाब देना है नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है अभी? साजिद केबी होगा। और बताए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष कौन होगा? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू। एसबीआई का भी अध्यक्ष ही ना श्रीनिवासलू सेट्टी हो जाएगा। पता है आरबीएल बैंक का सीईओ कौन होगा? आर सुब्रमण्यम होगा। बताइए फेडरल बैंक का सीईओ केबी सुब्रमण्यम हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक का अध्यक्ष या सीईओ कौन होगा? स्वाति, ठीक है एमएस स्वाति हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा जवाब है। बताइएगा आईएनजी बेस, ये सुनिएगा आईएनजी बेसिया बैंक का विलय किस बैंक कर दिया गया? कोटक महिंद्रा कर दिया। और लक्ष्मी विकास बैंक का विलय किसमें हुआ? डीबीएस, सिंगापुर के डीबीएस भारत का काम कर देगा। बताइएगा हेलिना क्या है? ये टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत में विकसित किया गया। और चिनूक क्या हो जाएगा? एक हेलीकॉप्टर है और अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा ये बनाया गया। बराक 8 ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये डीआरडीओ और इजराइल द्वारा बनाया गया। और बराक 8 क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस यानी कि जमीन से लेकर आसमान में मारने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। मतलब आईएनएस बेला का निर्माण कौन किया था? ये फ्रांस द्वारा बनाया गया। और ये क्या है? ये स्कॉर्पियन सैनी का पनडुब्बी होगा। और पता है राफेल क्या है? राफेल ये लड़ाकू विमान होगा। राफेल का निर्माण कौन किया? फ्रांस द्वारा किया गया। और अभी हाल में 26 राफेल मतलब खरीदने वाला है भारत राफेल। अगला क्वेश्चन है S-400, सब जानते होंगे आप लोग। ये रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और इसी एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के नापाक इरादा क्या किया? नस्तनाबूद कर दिया गया भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताना पिनाक, ये पिनाक क्या हो जाएगा? पिनाक एक रॉकेट है जो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट होगा। कौन है? पिनाक। कल पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट पिनाक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आईएनएस कलवरी, ये क्या हो जाएगा? ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है जो स्वदेशी निर्मित हो जाएगा। मतलब अपाचे क्या है? एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका का हो जाएगा, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब है 73। हाँ तो चलते हैं अब करंट में बताना है आपको शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ये नेपाल में संपन्न हुआ, ठीक है नेपाल में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन बताना है कि ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का परसेंट सर्वाधिक रहा है? ये पुडुचेरी होगा, ठीक है पुडुचेरी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करने वाला, ठीक है भारत होगा। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये केरल के द्वारा जीत लिया गया। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? ये हरियाणा स्टीलर्स यानी हरियाणा के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीत लिया? ये हेमंत मुडप्पा, एकदम मूड में था, एकदम जीत लिया मुडप्पा। अगला क्वेश्चन बताना है कि तमु लहोसर पर्व ये कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया, ठीक है अच्छा जवाब है। बताइएगा किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित सर्जरी विकसित किया? मुंबई, आईआईटी मुंबई होगा। बताना समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया, सही जवाब हो जाएगा
किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया? सेल, SAIL, सेल को। पता है किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? ये गुजरात के द्वारा क्या है? गुजरात के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने की मंजूरी किया है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितना % की वृद्धि किया गया? 29% किया गया। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी कौन जीत लिया अभी? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? ये स्विट्जरलैंड के द्वारा लगा दिया गया। बॉब थरार को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? ये गुजरात का बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? ये रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। जवाब दीजिएगा। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता ये कहाँ हुआ? ये रायपुर हुआ। ठीक है, रायपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना % घटा है? 7.93% घट चुका है। किस राज्य सरकार ने सावित्री फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस घोषित किया है? ये तेलंगाना मनाया, तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये पाकिस्तान शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है कि तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS बनी है? ये अरुणाचल प्रदेश की बनी है। अगला क्वेश्चन है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? ये भोपाल में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? ये SBI के द्वारा लॉन्च किया, SBI। अगला क्वेश्न है विश्व प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ये हनोई रहा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है आप सभी को कि पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? ये हिमाचल प्रदेश मिला। और आज का अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा कि कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य प्लांट क्लस्टर सिक्किम में शुरू किया गया। ठीक है, सही जवाब। तो दोस्तों कल के लिए आपसे एक बीच क्वेश्चन जिसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन किया था? फिर सुनिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन किया? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से दीजिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।